नमस्कार। आप सब लोग समय पर आ गए, लेकिन मैं थोड़ा सा आज शायद कुछ 1-2 मिनट लेट हो गया। नमस्ते, राम राम। नमस्ते। चलिए, नमस्ते, राम राम। खूब सारे लोग आ गए, सैकड़ों लोग आ चुके हैं। और बस लंबे समय से हमारी गपशप नहीं हो पाई थी, तो मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कुछ गपशप करने के लिए, कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए, कुछ सवालों के जवाब देने के लिए, जितने संभव है। राजस्थान के जो हालात है वो भी मुझे लग रहा है कि आप सब लोगों से कुछ छुपे हुए नहीं हैं। मैं उन सब पर चर्चा करूँगा, कुछ बताऊँगा आपको कि भाई ये चीज़ें चल रही है, क्योंकि आपको मीडिया बता नहीं रहा है। ये आप जानते हैं कि मीडिया नहीं बता रहा है। और क्यों नहीं बता रहा है, तो इसका सीधा सा लॉजिक है। कोरोना काल में जितने भी राजस्थान के चैनल हैं और देश के चैनल हैं, अखबार हैं, इनको विज्ञापन मिलना बंद हो गया। अब विज्ञापन कौन दे रहे हैं? केवल सरकार दे रही है, यानी राजस्थान में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत इनको विज्ञापन दे रहे हैं। आपको पता होगा कि कुछ अखबारों की कुछ ब्रांचेज भी बंद हो गई हैं। लगभग टीवी चैनलों से और अखबारों से कर्मचारी हटा दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर सरकार यानी मुख्यमंत्री इन सब टीवी चैनलों को सपोर्ट नहीं करते, तो शायद ये दृश्य जो है चैनलों का और का ये रहता ही नहीं। ठीक है, मुझे लगता है कि ये सारी बात जो है आपको, आप में से जितने लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको मोटा मोटा पता है। और अगर चैनल या अखबार केवल सरकार की कृपा से यानी मुख्यमंत्री की कृपा से चल रहे हों, तो उनसे क्या आप अपेक्षा करते हो कि वो आपको जनहित से जुड़ी हुई खबरें या जो है, एक सेकंड, जनहित से जुड़ी हुई खबरें या वो खबरें जो जनता को ध्यान में आनी चाहिए, या वो खबरें जिनकी चर्चा जनता करे, या जनता से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं, या जनता जिन चीजों से परेशान है वो चीजें आपको लगता है कि वो बाहर आएंगी? आज की डेट में लोगों ने इन टीवी चैनलों और अखबारों पर अविश्वास करते हुए लगभग लोगों ने तो इनको देखना ही बंद कर दिया। आप कोई भी टीवी चैनल खोलो, कोई तो प्रधानमंत्री की जय जयकार कर रहा है, कोई मुख्यमंत्री की जय जयकार कर रहा है। जनता किस समस्या को झेल रही है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज राजस्थान में किसान की क्या हालत है, कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। राजस्थान में बिजली कंपनियां किस प्रकार से कस्टमरों को परेशान कर रही है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आप दूसरों की बात कर रहे हैं। मैं जिस घर में यहां रहता हूं, मैं खुद अभी जो खराब गलत बिल आ गया उसके लिए एक भांकरोटा जगह है, वहां पर मैं आज ही मेरे साथी को भेजा, और इसके बावजूद जो है वो हमारी कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? एक जागरूक व्यक्ति जो हाईकोर्ट का वकील है, ठीक ठीक कानून जानता है, जिसको लोग भी जानते हैं, वो खुद भी बिजली बिल से जुड़ी हुई विसंगतियों से परेशान हो रहा है। तो एक सामान्य व्यक्ति को कौन सुन रहा होगा? आप कल्पना करिए। बिजली, पानी और ऐसी अनगिनत समस्याएं प्रतिदिन एक नागरिक झेल रहा है। किसको कहें? वो नागरिक अगर जाकर किसी को कहना चाहे तो किसको कहे? कौन सुनेगा? आप पता करिए, आप पता करिए कि मुख्यमंत्री जी किसी भी नागरिक से मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे हैं। कोई आपकी पीड़ा सुनने वाला कोई है क्या? तो इसका जवाब है नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है।
टीवी चैनलों पर जो वो दिखाने चाह रहे हैं केवल वही दिखाया जाता है। कौन दिखाना चाह रहे हैं? जो विज्ञापन दे रहे हैं। कौन विज्ञापन दे रहे हैं? सरकारें दे रही है। चाहे वो राजस्थान में राजस्थानी सरकार हो, केंद्र में केंद्र की सरकार हो, या अन्य राज्यों में उनकी सरकारें हो, जो वो दिखाना चाहते हैं केवल और केवल जो है वो वही देख रहे हैं। कौन किस परेशानी में है किसी का कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल आता है जनता किस बात से पीड़ित है, जनता को क्या समस्याएं हो रही है, या वो खबरें जो कहीं ना कहीं सरकारों के खिलाफ जाती है वो हमको कोई दिखा नहीं रहा है। थोड़ा बहुत जो जनता को पता लग रहा है वो सोशल मीडिया से। अब सोशल मीडिया कितना सही है कितना गलत है ये लंबा डिबेट है, लेकिन सोशल मीडिया पर आज भी हमको छोटी मोटी खबरें कहीं ना कहीं जो घटना घटती है, कहीं ना कहीं वीडियो आ जाते हैं, कोई व्हाट्सएप पे आ जाता है, वो हम उनको देख करके और अपना कहीं ना कहीं छोटा मोटा ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। आज टीवी चैनल और अखबारों पर भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोग अब केवल सरकारों के हितों की खबरें दिखा रहे हैं। कितने परेशान है लोग, आपको अगर मैं बताऊंगा तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं आपको, बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नाम छोटा है लेकिन इसमें लगभग देश के 21 लाख लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई, अपनी बेटी की शादी में जो शादी करने के लिए जुटाया हुआ पैसा और इसके अलावा पूरे जीवन भर की पूंजी लगा दी। दोबारा आंकड़ा सुनिए, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी में 21 लाख लोग केवल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से पीड़ित हैं। और ऐसी कितनी सोसाइटियां बनी थी? संजीवनी, आपने नाम सुना होगा, भावी मुख्यमंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम इसमें आ रहा है। अब बताइए, जिन्होंने 20,000 करोड़ का घोटाला कर लिया हो आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, या उन्होंने जनता से जमा कर लिया हो, क्या समझते हैं आपको हमको? कितने लोगों को मैनेज करना है? अब मुझे बताइए, अगर किसी के पास बहुत बड़ा पैसा है, चाहे अंबानी है, अडानी है, चाहे आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कितने लोगों को मैनेज करना है? किसी 2-4 पॉलिटिशियन को। ये इन्वेस्टमेंट होता है, भावी इन्वेस्टमेंट। जो भावी मुख्यमंत्री होता है उसको भी इन्वेस्ट कर लीजिए, जो तत्काल अभी मुख्यमंत्री उस पर भी इन्वेस्ट कर लीजिए। ऐसा काम बहुत सारे लोग करते हैं। और किसको? 2-4 आईएएस को, उनकी सेवा चाकरी करो, हाजिरी करो, कुछ मोबाइल गिफ्ट करो, कुछ गुलदस्ते दो, कुछ ऐसे करो। 2-4 आईपीएस को, और फिर 2-4 जजों से संबंध बना लीजिए, वो बहुत काम आते हैं। ये पैसे वाले लोगों की टेंडेंसी है, इसके लिए उन्होंने लाइजनर रख रखे हैं। लाइजनर, मैंने लाइजनिंग के बारे में बताया था ना, वो लाइजनिंग करने का काम यही करते हैं। और लाइजनिंग कैसे होती है? लाइजनिंग जो कुछ अच्छे सफेद पोश लोग हैं जो लाइजनिंग करते हैं। क्या लाइजनिंग करते हैं कि कौन पैसा देगा वो लाइजनर को देगा, लाइजनर अपना आप काम करा के देगा। जिसको पैसे लेने हैं वो भी लाइजनर से बात करेगा, पैसा वो लाइजनर अपने आप लाएगा। और ये लाइजनर बीजेपी में भी वही होते हैं और कांग्रेस में भी वही होते हैं, कोई और सरकार हो जाए तो भी वही होता है, वो कहीं नहीं जाते हैं लाइजनर। कुल मिलाकर के ये लाइजनर्स जो है वो हम पर शासन कर रहे हैं। और ये जो पैसे वाले लोग हैं ना, क्या मैनेजमेंट करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, पैसे वाले 20,000 करोड़ से रुपए जमा कर लिए, 21 लाख लोग उससे अकेले सोसाइटी से पीड़ित हैं। इसके अलावा कितनी सोसाइटियां हैं? अनगिनत सोसाइटियां। और उन सबका जन्म कहां हुआ? राजस्थान में जन्म हुआ। पीड़ित कहां है? पूरे देश में पीड़ित है उसके। कौन सुनेगा? कोई नहीं सुन रहा है, कोर्ट भी नहीं सुन रहा है। कोर्ट की प्रक्रिया में हमको तारीख पर तारीख मिलती है और ये पीड़ित ट्विटर पर ट्रेंड करके देश में सर्वाधिक जो बात चर्चा में वो ला चुके हैं। प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री राजस्थान से लेकर हर एक व्यक्ति तक ये ट्वीट करके पहुंचा चुके हैं। सुनना नहीं ना भाई,
क्यों नहीं सुनना? क्योंकि जिसकी बात चल रही है या जिससे वो पैसा आना है वो पैसे वाले लोग हैं। और सुनिए, जब पैसे वाला होता है ना, तो आदर्श आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मालिक है ना, मोदी जी, क्या किया उन्होंने पता आपको? एक कारनामा बताऊं उनका। कारनामा उनका यह था, जम्मू कश्मीर से वो दोनों मोदी अवैध हथियार लेकर आए, फर्जी कागजात बना करके जम्मू कश्मीर से फर्जी हथियार लाइसेंस ले लिया और उस पर हथियार ले लिया। ये शौक है। पैसे वाला होता ही वो क्या है, ये सब काम करता है। और भी बहुत सारे विकार आ जाते हैं पैसे के साथ साथ, लेकिन यह भी विकार आया और फिर हथियार लाने पर उनको राजस्थान की ATS, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, ये जो आतंकवाद निरोधी दस्ते ने इस पूरे मामले का भंडाफोड़ किया और फौजियों की फर्जी ईमेल आईडियां यूज करके आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के मालिकों ने फर्जी हथियार लाइसेंस लिया। पैसे वाला होते ही तुरंत ये काम भी करता है वो आदमी। फिर क्या हुआ? फिर उस मुकदमे में ATS ने जोर लगा करके, क्योंकि इनके खिलाफ सबसे ज्यादा उस मुकदमे में एविडेंस था और इसके अलावा 52 लोग और मुलजिम थे, सबको जेल जाना पड़ा। सबको, फाइल है मेरे पास, चार्ट है मेरे पास, 52 लोग जो थे उन सबको जेल जाना पड़ा। केवल ये 2 लोग मोदी, जिनके खिलाफ मुकदमे में सर्वाधिक एविडेंस था, उनको जेल नहीं जाना पड़ा, उनको अग्रिम जमानत मिल गई। मेरी बात समझ गए? पैसे वाला व्यक्ति, सफेद पोस्ट जो है, आज आप क्या करते हैं, कोई छोटा मोटा चोर है, जेब कतरा है सॉरी, उसको कितना गंभीर मानते हैं, लेकिन ये सफेद पोस्ट लोग हजारों करोड़ रुपए खा जाते हैं, हजारों करोड़। और जब किसी एक कांस्टेबल की बात आती है जो 24 घंटे नौकरी करता है और वो बेचारा मांग करता है कि साहब हम लोग 24 घंटे जनता की सेवा कर रहे हैं, हमको कम से कम चपरासी से ऊपर तो वेतन दे दो, तो हमारा ग्रेड पे 2400 से 3600 तो कर दो। लेकिन सरकार नहीं करती है। लेकिन जैसलमेर के होटल में और जयपुर के पास के होटल में 100 करोड़ भी खर्च करने पड़ जाए तो उनको सरकार कोई आपत्ति नहीं है। नर्सिंग कर्मचारी, होमगार्ड और ऐसे कितने अनगिनत लोग हैं जिनको 2 जून की रोटी भी ढंग से नसीब नहीं हो रही है। कहां जाएंगे वो लोग? ये सारा दृश्य जो है ना, वो आप देख रहे हैं, रोजाना देख रहे हैं, रोजाना। लेकिन युवा इस पूरी बात को समझ करके कसमसा रहा है, दुखी है, नाराज भी है। क्या करे? 5 साल में एक बार वोट देने की बारी आती है, अंगूठा देता है, वोट देकर आ जाता है, बस। ऑप्शन नहीं उसके पास। तो वो क्या करता है? खाली होता है, रोजगार है नहीं। जब रोजगार नहीं है तो क्या करेगा? तो वो करता है जय हो। किसकी जय हो? तो किसी नेता की जय हो, किसी पार्टी की जय हो, किसी जाति की जय हो, किसी धर्म की जय हो। वो जय हो करता है। और जय हो भी कैसे करता है? जय हो भी इस प्रकार करता है, उसको उस जय हो करने का कोई पैसा नहीं मिलता है। आप राजस्थान में पता करिए कि होटलों में बंद जो MLA थे, आज की डेट में MLA वो जो होटलों में बंद थे, उनके एरिया में उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई SHO, कोई पटवारी, कोई तहसीलदार, कोई SDM लगा हुआ है क्या? नहीं है। आज का अखबार पढ़िए आप। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मानसून में कभी ट्रांसफर नहीं होता है। आप अखबार पढ़िए भास्कर में। लेकिन सरकार ने कहा इन सब को APO कर दो, जिस MLA को, जिस मंत्री को जो अफसर चाहिए वो ले जाए। क्यों ले जाते हैं आप बताओ? मुझे लगता है कि आप ये जानते हैं कि वो क्यों लेके जाते हैं। मैं बता देता हूं आपको, आप पता कर लीजिए अपने एरिया में।
कोई अपवाद स्वरूप किसी नेता को छोड़ दो तो बाकी सारे नेता अपने एरिया के पटवारी से लेकर गिरदावर से लेकर तहसीलदार, एसडीएम, एसएचओ, डिप्टी एसपी, इन सब से मंथली लेते हैं। चुनाव में खर्चा किया ना हमने और आपने, दारू पीकर वोट दिया ना, तो कहीं से तो वसूल करेंगे, तो वो हमसे वसूल करने में लगे हुए हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। आप अपने एरिया में पता कर लीजिए, आप जिस विधानसभा में रहते हैं पता कर लीजिए, और अगर आप में मुझे देखने वाले कोई पुलिसकर्मी है तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये हो रहा है। तो जो एसएचओ मंथली दे सकता है वो एमएलए उसी को लगाएगा, जो एमएलए की बात मानेगा, गलत सही कुछ नहीं सोचेगा, उसी को लगाएगा। और जहां पर विष्णुदत्त जी जैसे एमएलए आ जाते, एसएचओ आ जाते हैं, वहां पर ये नेता क्या करते हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। और मैं जब सच बोलता हूं तो मैं सच बोलता हूं तो ये कहते हैं भाई इसकी आवाज दबाओ। कैसे दबाएंगे? तो इन्होंने, इनके पास बहुत सारे पैंतर हैं, उनमें से एक है झूठे मुकदमे करो, बदनाम करने की कोशिश करो। क्या आप बताओ मैं भी सच बोलना बंद कर दूं क्या? क्या आपको सच्चाई बताना बंद कर दूं क्या? एक एमएलए साहब मिले मुझे, मेरे थोड़े मिलने वाले भी हैं। उन्होंने एक राय दी। क्या राय दी? राय ये दी मुख्यमंत्री को कि साहब हर एमएलए को हर साल 1 करोड़ रुपए दे देवे तो उस एमएलए को कोई तकलीफ नहीं होगी, वो अपने एरिया में खर्चा करेगा। ये वो बजट नहीं है, एमएलए वाला बजट नहीं है, ये पैसा सीधा पकड़ा दो तो वो मुख्यमंत्री से सदैव खुश रहेंगे, मुख्यमंत्री कभी खिलाफ नहीं बोलेंगे, उनको कोई लेना देना नहीं है, और वो 5 करोड़ से अपने अगले चुनाव का खर्चा भी निकाल लेगा और उस 5 करोड़ से आराम से अपना जीवन भी निकाल लेगा। तो फिर मैंने कहा भाई ये लाएंगे कहां से? एमएलए साहब ने कहा, सत्ताधारी एमएलए साहब ने कहा, केवल सीमेंट कंपनियों से सरकारें, चाहे वो बीजेपी की हो, से कांग्रेस की हो, 1000 करोड़ रुपए लेती है। ये ताजा बात है, बिल्कुल ताजा बात है इस एपिसोड के बाद। तो उससे पहले क्या दृश्य हो रहा था? अभी हमारे बीच में जब ये एपिसोड हुआ, सरकार का झगड़ा हुआ, राजस्थान में सत्ता का झगड़ा हुआ, कुर्सी को लेकर झगड़ा हुआ, उससे पहले कुछ एमएलए मलाई खा रहे थे। बाकी एमएलए का भी तुम अपने एरिया से कोई मंथली इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन अब स्थितियां बदल गई है। अब अगर मुख्यमंत्री जी से कोई भी एमएलए टाइम मांगता है, कोई भी एमएलए टाइम मांगता है, तुरंत मिलते हैं मुख्यमंत्री जी। इन 102 एमएलए का की मतलब इतनी जबरदस्त चल रही है कि पूछो मत बात। ये सीन कैसे हुआ? क्योंकि मुख्यमंत्री जी को यह समझ में आ गया है कि जनता अगर मेरे साथ हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता मुझे गांधी के रूप में माने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा? एमएलए कोई नाराज हो गया तो फर्क पड़ेगा। आप ये जब एपिसोड चल रहा था बीच के फैसले देखिए आप इनके, कोई भी एमएलए जो कार्यकर्ताओं के संबंध में या खुद के संबंध में चाह रहा था सब हुए। आपने देखे, करोड़ों के प्लॉट ले जाओ, जेड श्रेणी सुरक्षा ले जाओ, एसडीएम जो चाहते हो ले जाओ, पुलिस वाला जो चाहते हो ले जाओ। आप जानते हैं, और आप अपने आसपास नजर दौड़ाइए। एक आईजी ने मुझे बताया, इसी सरकार में रहे आईजी ने मुझे बताया कि आईजी के पास एसएचओ लगाने की शक्तियां नहीं होती है। मैंने कहा साहब मेरी तो जानकारी में है कि आईजी के पास शक्तियां होती है। उन्होंने कहा 85-90% एसएचओ की डिजायर वहां का एमएलए या मंत्री देता वो लगते हैं, और 10 या 15% जो एसएचओ बचते हैं वहां कोई लगना नहीं चाहता है। जो लगना नहीं चाहता तो आईजी को पैसे कौन देगा? तो जो आरोप लगा रहे आईजी, ऐसा उनका कहना था, जो आईजी जितने भी राजस्थान में उन पर आरोप लगा रहे हैं एसएचओ लगाने के और पैसे लेने के, वो आरोप झूठे हैं। ये स्थितियां हैं और ये सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा, ना टीवी चैनल ना अखबार। और ये सच्चाई आप भी जानते हैं। और अब बचता है
कि इन सब से हमको कौन बचाए? जनता को वो बचाता है न्यायपालिका। और न्यायपालिका में क्या मिलता है? तारीख। मैं बोल रहा हूं वकील, हाई कोर्ट का वकील, तारीख मिलती है, तारीख। कई बार पक्षकार हमारे पास आते हैं, नहीं गोवर्धन सिंह जी तो बहुत ईमानदार, बहुत जुझारू टाइप के वकील है, हमारे पास आ जाते हैं, तो वो कहते हैं साहब कितने दिन में करा दोगे फैसला? मैं कहता हूं भाई मेरे हाथ में नहीं है, कोर्ट तय करेगा, मेरा प्रयास जितना मैक्सिमम वो करूंगा, लेकिन हमको भी क्या मिलती है? तारीख। 100 केस हाईकोर्ट में एक कोर्ट में लगते हैं, एक दिन में लगते हैं, सॉरी। और एक दिन में 100 केस जब सुनवाई में आते हैं तो एक से शुरू होते हैं, और वो 40-45 केस के बाद कहते हैं भाई हो गया टाइम, 4:30 बज गए, उठ जाते हैं श्रीमान। तो उस दिन के कितने केस बच गए? 45 केस भी सुने तो 55 केस जो है उस दिन के बच जाते हैं। दूसरे दिन फिर 100 लग जाते हैं, और उसमें से 45 सुनते हैं। ये हालात है। नहीं बताऊं क्या आपको? बताइए, बताएगा आपको कोई टीवी चैनल? कोई बताएगा अखबार? नहीं बताएगा भाई, कोई नहीं बताएगा। नेता भी नहीं बताना चाहते आपको, अफसर नहीं बताना चाहते, पुलिस नहीं बताना चाहती, जानते सब हैं, सब जानते हैं इस बात को। इतनी सी बात मुझे आपसे शेयर करनी थी। अब सवाल इतना सा आता है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, कम से कम सच बोलना तो शुरू करिए। कई बार आपको डर लगता होगा, युवा को डर लगता है, युवा कहते हैं साहब हम तो हमको ये कर देंगे। अरे तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, नौकरी तुम्हारे पास है नहीं, रोजगार तुम्हारे पास है ही नहीं, क्या खोओगे तुम लोग? कम से कम सच तो बोलो। और कई बार कौन लोग बोलते हैं, मैं कई बार देखता हूं कि कुछ लोग फिक्स है जो बोलते हैं, वोकल है वो, और वो अपनी अपनी विचारधारा के लिहाज से बोलते हैं। उनको ना तो देश से पड़ी है, ना समाज से पड़ी है, ना किसी आने वाली पीढ़ी से पड़ी है। अपनी अपनी जो उनकी विचारधारा है, जो उनके फिट बैठ गई, जिनकी जय हो करना है, उनको पता ही नहीं है कि मैं मेरे परिवार को क्या दे रहा हूं। बात चुभने वाली हो सकती है, आपको दर्द कर सकती है, लेकिन अगर मैं सच नहीं बोल रहा हूं तो आप अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए मैं सच नहीं बोल रहा हूं क्या? तो वो युवा जय हो जिसकी कर रहा है, उसकी बजाय हमको जैसा देश, जैसा राजस्थान, जैसा मेरा शहर, गांव, कस्बा मुझे मिलना चाहिए, उसकी जय हो करे, या जय हो करने का जो भी तरीका है, हिंद की जय करने का जो भी तरीका, अगर हम सब लोग एक साथ लगे तभी अंतर आएगा। बताओ मुझे, अगर मैंने कोई गलत बात कही है तो। अब सवाल यह है, गलत बात नहीं कही, आपको भी समझ में आ गई बात कि हाँ ये बात सही है, तो ये जो दृश्य बदल रहा है ना, मैं जैसे आपको उदाहरण समझाता हूं आपको। आप एक टीवी चैनल में देखते होंगे नाटक सीआईडी, और सीआईडी में वो जबरदस्त जांच करते हैं, एफएसएल होती है, वैज्ञानिक आते हैं, बहुत चीजें निकालते हैं, हमको बड़ा एंटरटेन करते हैं, मनोरंजन करते हैं हमारा। सीआईडी क्या होती है? हमारे राजस्थान की सीआईडी ब्रांच नाम सुना होगा आपको, मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, सीआईडी हमारे राजस्थान की, और सीआईडी का क्राइम ब्रांच जिसको बहुत बड़ा माना जाता है, क्राइम ब्रांच क्या काम करता है? जो बड़े लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, नेताओं के चमचे हैं, या अपराधी हैं, या कोई बड़े भ्रष्टाचारी हैं, या सफेदपोश हैं, उनके खिलाफ अगर जिले में, थाने में कहीं मुकदमा दर्ज हो गया है और वो मुकदमा सेटल नहीं हो सकता है, तो वो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को, यानी गृह मंत्री जी श्री अशोक गहलोत साहब को सिफारिश करके और उसकी जांच सीआईडी में डलवा देते हैं, यानी डंप यार्ड में। और जैसे ही सीआईडी में जांच जाती है, वो अपराधी खुलेआम समाज में, गांव में, शहर में खुले घूमने लग जाते हैं। यह है हमारे राजस्थान की सीआईडी। और सुनिए सीआईडी क्या है। सीआईडी में डीजीपी साहब का खुद का इन्वॉल्वमेंट रहता है। सीआईडी में अंतिम निर्णय जो है डीजी स्वयं करते हैं, और इसका जिम्मेदारी किसके पास होती है? एडीजीपी क्राइम, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, क्राइम ब्रांच के। और ऐसे ही एक और ब्रांच होती है सीआईडी की जिसको सिविल राइट कहते हैं, उसमें एससी एसटी के, महिलाओं के और इस तरह के मामले जो है वो वहां जाते हैं। यह है हमारी सीआईडी। और सीआईडी क्या करती है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आपको किसी थाने में न्याय मिल जाए तो अलग बात है, जिले में न्याय मिल जाए तो अलग बात है, गलती से भी कोई फाइल सीआईडी में आ गई तो निश्चित रूप से, यदि आप गरीब हैं, आपके पास अप्रोच नहीं है, तो आपके साथ अन्याय होना तय है।
बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत ही जिम्मेदारी, प्रमाण के साथ कह रहा हूं और सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, प्रमाण के साथ, जिम्मेदारी के साथ और सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, सीआईडी में केवल बड़े आदमी का, पैसे वाले व्यक्ति का, बड़े अपराधी का भला होता है, किसी गरीब का, बिना अप्रोच के व्यक्ति का भला नहीं होता है। केवल मुकदमे को यहां डंप यार्ड कराया जाता है, इसके अलावा सीआईडी कभी कुछ नहीं कर रही है। और सुन लीजिए, इस सरकार ने इतिहास रचा है सीआईडी और एसओजी को दुरुपयोग करके और अन्याय करने का। अन्याय कैसा? किसी का नुकसान करना है, किसी का फायदा करना है, तो ये एसओजी और सीआईडी और एसीबी भी क्या कर रहे हैं? ये सफेद पोश खुद गुंडे हैं। यहां कई सारे आईपीएस होते हैं, जैसे मान लो सीआईडी में इंस्पेक्टर लेवल का आदमी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, डिप्टी एसपी भी कर सकता है, एडिशनल एसपी करता है। मैं कुछ फाइलों के बारे में बताता हूं आपको। एक एडिशनल एसपी ने तफ्तीश करके कहा कि हाँ साहब, रात ये घटना घटी है और यहां मारपीट हुई है इनके घर में घुस करके, और इसकी कैमरे रिकॉर्डिंग भी है। और उस पर एसपी कमेंट करता है, आईजी कमेंट करता है, और आईजी के बाद एडीजी क्राइम कहता है इसमें एफआईआर पेश कर दी जाए। पूरी फाइल कह रही है जुर्म प्रमाणित, जुर्म प्रमाणित, जुर्म प्रमाणित, लेकिन एडीजी क्राइम सीधा लिखता है इसमें एफआईआर पेश कर दी जाए। हाई कोर्ट ने एक ऐसे मामले में अभी सीबीआई को मामला भेजा है। ऐसे घोर अन्याय के अनगिनत मामले हैं। और सीआईडी में किसको लगाते हैं पता आपको? जो किसी फील्ड के लायक नहीं होता, जिले में लगने लायक नहीं होता, एसएचओ लगने लायक नहीं होता है। लेकिन असली बात यह है कि उस जिले में लगने लायक नहीं किसी भ्रष्टाचारी व्यक्ति को या पुलिसकर्मी को जब सीआईडी सीबी में लगाया जाता है तो वो जिले से ज्यादा माल कमा लेता है, और वो माल का बंटवारा हर एक उस व्यक्ति तक जाता है जो उस फाइल पर हस्ताक्षर करता है। शुरू कर दीजिए एडीजी क्राइम से। एडीजी क्राइम, आईजी, डीआईजी, एसपी और एसपी के नीचे आईओ, और सीआईडी सीबी में जो तफ्तीश लेकर जाते हैं, आप देखिए वास्तव में जिनके साथ जिलों में अन्याय उनकी नहीं जाती तफ्तीश सीआईडी सीबी में। किन की जाती है? केवल पैसे वाले लोगों की, जो पैसे देकर तफ्तीश चेंज करा लेते हैं। इसके अलावा पावरफुल लोगों की, इसके अलावा जिनकी मुख्यमंत्री या गृह मंत्री से सेटिंग है, वो केवल यही काम चल रहा है। मैं इन्हीं दिनों में आपको ऐसी बहुत सारी चीजें बताऊंगा कागजों के साथ, प्रमाण के साथ, जिसमें आप मानेंगे कि ये चल रहा है। और हम इसलिए सो रहे हैं, मेरे क्या फर्क पड़ रहा है? आज तो साहब एक्स के तकलीफ आई है, मेरे क्या फर्क पड़ रहा है? सरकार का पैसा खा रहे, मेरे क्या फर्क पड़ रहा है? कल आपकी बारी आ जाएगी, तब रोएंगे साहब। पूरे राजस्थान से लोग हमारे चैम्बर में इस अपेक्षा से आ रहे हैं कि हमको न्याय मिलेगा। और जब हम कोशिश करके किसी को न्याय दिला देते हैं और वो किसी और को न्याय दिलाने की बारी आती है, तो कई बार ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चुप हो जाते हैं, बिल्कुल अरे मेरा क्या लेना देना, अरे कल जब तुम्हारे साथ समस्या आई थी तब तो तुमने ये नहीं कहा, तब तो कहा घोर अन्याय हो रहा है, हाय मर रहे हैं, होए मर रहे हैं, लेकिन आज नहीं खड़े हो रहे हैं। ऐसा जो समाज की हालत हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कहीं ना कहीं हम सब लोग जिम्मेदार हैं। एक बात भ्रष्टाचारियों से आप कई बार सुनते हैं, क्या सुनते हैं? भ्रष्टाचारियों सुनते हैं जनता खुद ही भ्रष्टाचारी है, जनता खुद बेईमान है, जनता खुद घटिया है। अब मुझे बताइए, आप कई लोगों सुनते हैं और अच्छे अच्छे लोग भी ऐसा बोल देते हैं, हमारे में से कई लोग बोल देते हैं कि असली गुनहगार जनता खुद है। अब मुझे बताइए, कहां जाए जनता? किसको कहे जनता? सुनने वाला है कोई? और अगर सुनने वाला है तो कोई सुना कर दिखा दे मुझे, कोई गरीब व्यक्ति जिसके पास कोई अप्रोच नहीं हो, इस सरकार में किसी तक आवाज पहुंचा के दिखा दे मुझे। इस सरकार नहीं, पिछली सरकार में भी नहीं सुना सकते थे। और जब कोई बोलता है, जब मैं पिछली सरकार में बोलता था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पर और माउथ टू माउथ ऐसा कहा कि ये तो कांग्रेस ही है, कोई कह रहा वामपंथी है, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। और जब सच बोलने की बारी आई, इस बार बोलने की बारी आई, तो वही बात, वही लोग कहने लगे ये तो भाजपा ही है, ये कुछ ऐसा है, ये वैसा है। अरे भाई, ये सब कर करा करके आपके दिमाग को दूषित करने का काम चल रहा है।
कौन लोग हैं? बहुत बड़ा तंत्र लग रहा है इस काम में। और आपको फिर बता दूं, विश्वास कर लीजिए आप मेरा, भ्रष्टाचारी संगठित है एक दूसरे को सुरक्षा देने में। कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा ऐसे भ्रष्टाचारी के लिए, क्योंकि कल जब मेरी बारी आएगी तो वो लोग खड़े रहेंगे। यह बात हो रही है। कौन संगठित नहीं है? एक नागरिक संगठित नहीं है, एक सज्जन व्यक्ति संगठित नहीं है। वो देख रहा है कि सरकार का खा रहा है, मेरा क्या खा रहे हैं। अरे भाई, आप नमक भी खरीद रहे हो, उसमें टैक्स दे रहे हो, वही टैक्स का पैसा खा रहे हैं ये लोग। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या मैनेजमेंट कर लेती है, बताइए आप, क्या मैनेजमेंट है? उन बड़ी बड़ी कंपनियों के CSR फंड का पैसा कहां जा रहा है? अभी मुझे बीच में बड़ी आलोचना सुननी पड़ी, क्योंकि CSR फंड का 2100 से ज्यादा करोड़ रुपया जो जनता के हितों के लिए लगना चाहिए था, कोरोना के प्रधानमंत्री फंड में चला गया। और प्रधानमंत्री जी ने लिखकर कहा कि यह पब्लिक मनी नहीं है, यह पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, आप ये नहीं पूछ सकते कि यह पैसा हमने किस काम में लिया। बहुत सारे लोग खुश होते हैं कि साहब आप तो मोदी जी के खिलाफ मत बोलिए, आप केवल अशोक गहलोत के खिलाफ बोलिए। क्यों भाई? अशोक गहलोत ने साहब कौन सी मेरी भैंस खोल ली और कौन सी आपकी भैंस खोल ली? क्या वसुंधरा जी ज्यादा आपको अच्छी लग रही थी? क्या मोदी जी जो ये हिसाब आपके पैसे का नहीं दे रहे अच्छा लग रहा है क्या? मैं, आप आलोचना करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम आप अपने परिवार का भविष्य देखिए। आपकी जेब का पैसा जब वहां गया और CSR फंड का 2100 करोड़ रुपए गया। CSR फंड क्या होता है सुन लीजिए पहले। किसी भी कंपनी के लाभांश का 2% हिस्सा जनता के हित में लगना चाहिए, यह प्रावधान है कंपनी एक्ट में, यह मजबूरी है उनकी। और भारत सरकार ने कह दिया कि CSR फंड का पैसा इसमें डाल दो, यानी जनता का पैसा, जनता के हित में लगने वाला पैसा इसमें डाल दो। और जनता ने जब पूछा कि साहब इस खाते का पैसा कहां गया, तो वो कहते आप पूछ नहीं सकते। अरे भाई, क्या कर दिया पैसों का? हम तो यही तो पूछ रहे हैं, जनता का पैसा आपने किस काम में लिया, और इसके लिए आपने अधिकार भी दिया है, संसद ने कानून पास करके RTI। बताइए ये जय जयकार क्या काम आएगी? नहीं आएगी ना। बस इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ जाए। मैं देखता हूं कई बार जो उठपटांग बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, लोग बहुत जवाब देते हैं, उनको जरूरत नहीं है मेरी। लेकिन अगर मैं सच बोलना बंद कर दूं, या आपके जिले में, गांव में, शहर में, कस्बे में, विधानसभा में, लोकसभा में, या राजस्थान में, या देश में सच बोलना बंद कर देंगे लोग, युवा, कहां से सच्चाई लाएंगे? क्या हालात है अपराध, क्या बताइए मुझे। क्या आप ये कह सकते हैं कि आपकी बहन, बेटी, माता सुरक्षित है? स्कूल, कॉलेज, सड़क, बाजार, कहीं पर भी निकलते हुए सुरक्षित आपको लगता है? क्या आप स्वयं सुरक्षित है? क्या सड़कों की व्यवस्थाएं सुरक्षित है? मुझे लगता है कि ये सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमसे केवल वोट लेते हैं, इसके बाद हमसे कोई पूछता नहीं है। ये सारी बातें आप जानते हैं। और ये कोई साथी कह रहे हैं 50% बोला शुरू है, मैं कह रहा हूं 50% जरूरत नहीं है। हम तो केवल 2% लोगों को जगा पाए, हो जाएगा काम। 8 करोड़ की आबादी है, 2% कितने होते हैं? कोई लिखो कमेंट में। और राजस्थान के इतने लोग जाग जाएं, और ये जो नेताओं की जय हो, पार्टियों की जय हो, जाति की जय हो, धर्म की जय हो, केवल ये करना बंद कर दे 2% लोग, कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, कल्पना नहीं कर सकते आप। वो इतिहास बन सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की। और यह अन्याय आपके साथ नहीं हो रहा है, जनता के साथ नहीं हो रहा है, आप पुलिस में जो ठीक लोग बैठे हैं उनके साथ भी अन्याय हो रहा है, और पुलिस ही अन्याय कर रही है। चार्जशीट देना, ये चार्जशीट भी धंधा है। तो ये जो अभी आंकड़ा लिखा है 16 लाख का, 16 लाख लोग, यानी 2%, केवल 2%, आप सबको सोने दीजिए 98%, 2% लोग जाग जाए, यह बदलाव आ सकता है। आपको लगता है कि किसी आंदोलन का हिस्सा बनने पर या सरकार के विरोध बोलने पर सरकार चुप बैठती है? लगता है आपको? क्या नहीं बैठती भाई, चुप नहीं बैठती। आपने देखा होगा, मैंने बीच में बताया भी आपको कि सरकार क्या कर रही है। कौन बोल रहा है? बोले गोवर्धन सिंह बोल रहा है, भाई इसको फंसाओ, भाई किसमें फंसाओ फंसाओ। बोले साहब एक SC ST झूठा मुकदमा डाल दो, इसमें डाल दो, आगे कोर्ट जाने का काम जाने।
सरकार ने इस क्रिमिनल मामले में डबल एजी नियुक्त किया, अतिरिक्त महाधिवक्ता को, बड़े सीनियर महाधिवक्ता को। जोर लगाओ, और जोर लगाकर हाई कोर्ट से जो इसको एंट्री मिला है, राहत मिली है, उसको हटाओ और इसको जेल में डालो। इसके बावजूद भी आप स्वयं जानते हैं, एक दिन के लिए भी मैं सच बोलने से रुका नहीं, और हर एक काम को वो सब किया जो ठीक हो सकता था। आपको क्या यह लगता है कि कांग्रेस की सरकार आ गई तो बीजेपी की नहीं चलती? मैं दावे से कहता हूं, और आप पता कर लीजिए, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय यशस्वी वसुंधरा जी के ऑफिस से, के घर से जो नाम लिस्ट बन के जाता है, किसी मंत्री की, किसी एमएलए की, किसी अफसर की औकात नहीं है कि वो उस व्यक्ति का वहां ट्रांसफर करके पोस्टिंग नहीं कर दे। सच कह रहा हूं, ये शब्द खतरनाक था, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, किसी सरकार, इस सरकार में, राजस्थान सरकार में, किसी मुख्यमंत्री, किसी मंत्री, किसी एमएलए, किसी अफसर की औकात नहीं है जो वसुंधरा जी के यहां से आई हुई लिस्ट का पदस्थापन उनके इच्छानुसार नहीं कर दे। यानी एक बार मैं, एक बार तुम, एक बार मैं, एक बार तुम, एक बार तुम, एक बार मैं, ये काम चल रहा है। और हम किस में लगे? जय हो, इसकी जय हो, उसकी जय हो। कई बार तो कुछ लोग मेरी भी जय हो करते हैं, मुझे जरूरत नहीं भाई जय हो की। मेरा, अगर आप वास्तव में सच में जय करना चाहते हो तो वो करना। दोबारा बोल रहा हूं, क्या करना है कि आपके अंदर की जो आवाज आए, आपका मन जो कहे, आपकी आत्मा जो कहे, आपका दिल जो कहे, वो कर देना। बस यही चाहिए। एक सवाल जो बार बार मेरे सामने पूछा जाता है, मैंने भी थोड़ी देर पहले लिखा था, आदरणीय विष्णु जी, न्यायमूर्ति श्री विष्णु जी के सीबीआई जांच में क्या चल रहा है? तो ये सवाल तो वैसे तो रोजाना ही पूछा जाता है, लेकिन मैं आज मैंने सवाल लिखकर जवाब दिया था, और जैसे ही जवाब दिया उसके फिर आधे घंटे बाद वही। तो मैं दोबारा निवेदन करता हूं, मैं आपके लिए उपलब्ध हूं। सीबीआई जांच चल रही है। सीबीआई जांच में हमेशा ही, मतलब सीबीआई जांच ये पहली जांच नहीं है, हमेशा ही सीबीआई जांच में समय लगता है। सीबीआई जांच जो कर रही है उसमें कुछ चीजें गोपनीय रखना चाहती है सीबीआई, और उनको गोपनीय रखने में, अनुसंधान में मदद मिलेगी। सुशांत मामले में, सुशांत सिंह के मामले में जो जितनी चीजें सार्वजनिक हो रही है, वो उसमें बहुत सारी चीजें चैनल अपनी टीआरपी के लिए दिखा रहे हैं, उससे अनुसंधान में बाधा पहुंच रही है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि न्यायमूर्ति विष्णु जी ने अनगिनत लोगों के साथ न्याय किया है, कहीं तो ईश्वर हमारी भी सुनेगा। और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि ये जो काम है, ये आप और हमने जो मिलकर किया सीबीआई जांच पहुंचाने का, वो ईश्वरीय कार्य था। कहीं ना कहीं ईश्वर ने हमको ये सद्बुद्धि दी, या हमको जो है ये रास्ता दिखाया कि सीबीआई जांच हो। तो निश्चित रूप से ईश्वर हमारे साथ है और उनको न्याय जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप सब लोग अभी जो इसमें लिख रहे थे, मैं लगभग आपके पढ़ रहा था, आपके शहर, कस्बे, गांव में ग्राम सेवक से शुरू कर दीजिए। ग्राम सेवक, सरपंच, पटवारी, जितने भी लोग हैं, अपवाद को छोड़ दीजिए। अपवाद तो देश में सब जगह होते हैं। कांग्रेस सरकार में भी एक मंत्री रहे हैं श्री भरत सिंह जी, आप पता करिए कि वो मुझे लगता है कि आप उनके समकक्ष को ईमानदार बता नहीं सकते। इसी प्रकार से पुलिस में भी विष्णु जी जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं। और समाज में अपवाद सब जगह है, लेकिन आप अपने गांव, तहसील, कस्बे, थाना क्षेत्र में देखिए, जो लोग लगे हुए हैं, क्या वो वसूली नहीं कर रहे हैं आपसे? चाहे वो किसी भी रूप में वसूली कर रहे हो, वसूली कर रहे हैं। और वसूली करके किसको दे रहे हैं? अंतिम रूप से अपने बड़े अफसरों को और नेताओं को दे रहे हैं। और जनता को मूर्ख क्यों बताया पता आपको? क्या जनता दारू पीकर इन्हीं को वोट देती है। अब सवाल यह आता है कि हम जाएं कहां, किसको कहें? कोर्ट हमको तारीख देता है और ये लोग हमको झांसा देते हैं, और अब जाएं कहां? सवाल यह है, और इस सवाल का जवाब आपको ही ढूंढना पड़ेगा और आपको ही आगे आना पड़ेगा। किसी के भरोसे पर नहीं चलेगा, किसी की जय हो करने से नहीं चलेगा। आप जिसकी जय हो कर रहे हैं, मान लीजिए, और मान लो आपको वो अच्छा भी लगता है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप नेता हो, कोई जाति का नेता हो, कोई समाज के लिए काम करने वाला हो, या कोई भी अन्य व्यक्ति जिसको आप जय हो कर रहे हैं, यदि व्यक्ति के रूप में वो दुनिया से चला गया, फिर क्या होगा? तो फिर एक ही ऑप्शन है कि आप
इस जय हो की बजाय हिंद की जय करने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी की जय करने के लिए जो सच है उसको बोलिए। और नहीं बोलेंगे ना तो जो हालात आपके होने उसकी पूछिए मत, जो हालात होने वाले हैं। कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आज बताइए कि आपने कई मामलों में किसी ने अगर वकील कर रखे हो तो वकील तो इसलिए परेशान है, सुनवाई नहीं हो पा रही है, नंबर नहीं आता है, पक्षकार ये कहता है साहब वकील नहीं कर पाता है, और जनता बिजली विभाग, पानी विभाग, डीएसओ, राशन विभाग, सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, तहसीलदार, कोई सुनने को तैयार नहीं है किसी की भी। केवल बंदर मार चल रही है, जिसका जितना बस में है उतना लूट रहा है, और जमकर लूट रहा है, जमकर लूट रहा है, जमकर। कुछ भी हो सकता है यहां पर राजस्थान में, और मैं प्रमाण के साथ बताऊंगा जल्दी ही, 2-3 दिन में एक प्रमाण के साथ बात बताऊंगा जिसमें आपको लग जाएगा कि पूरे राजस्थान को बर्बाद कर दिया गया है। और राजस्थान को मैं इसलिए जानता हूं, मैं यहां रहता हूं, मैं इसको निकटता जानता हूं। हालात तो पूरे देश के ऐसे हैं, क्योंकि मैं प्रमाण के साथ बात कहूंगा तो मैं राजस्थान के बारे में कह सकता हूं। लोग कहते हैं मेरे पास सर्वाधिक सूचनाएं हैं, यह बात सत्य है, लेकिन इन सूचनाओं को जनता को बता दिया मैंने, और जिन सूचनाओं को डेवलप करके एसीबी में दिया जा सकता है उनमें एफआईआर भी दर्ज करा दी मैंने। आरपीएससी में गड़बड़ चल रही थी, हबीब खान कुरैन ने, आप स्वयं जानते हैं, वो आज तक मुझे गाली निकालता है, उसकी पावर कम नहीं हुई है। गुजरात चुनाव में आदरणीय अशोक गहलोत साहब जब प्रभारी बनकर जाते हैं तो हबीब खान को साथ लेकर जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हबीब खान कुरैन के बेटे का चयन हुआ है, और उससे योग्य ज्यादा लोग आए थे, लेकिन उसी के बेटे का चयन हुआ है। खेल है भाई, खेल है। एक एफआईआर जब आपकी थाने में दर्ज नहीं होती, एसपी दर्ज नहीं करता, तो आप कोर्ट में जाते हैं। मैंने एक दिन मामला डाला सोजत कोर्ट का, 1.5 साल से बेचारा इस्तीगासा पेश कर रखा है, अनगिनत तारीखें दे दी है, उस पर फैसला करने को तैयार नहीं है कि भाई एफआईआर दर्ज हो या नहीं हो, अगली स्टेज तो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो गरीब आदमी है, उसके पास बड़ा वकील करने का पैसा नहीं है। बड़ा वकील कर भी लो तो कोर्ट डिसाइड तो करने दो। ऐसे हालात जो हो रहे हैं, इसमें आपको जय हो से बाहर निकलने की मैं बात कह रहा हूं। मुझे पता है ये बात कहते ही कुछ नेताओं को दर्द हो सकता है, नेताओं के पेट में दर्द हो सकता है कि ये जय हो से बाहर निकल रहा है, और जय हो से बाहर निकल गए तो क्या होगा हमारा। कुछ लोग कहते हैं हमारी जाति में लोग राजनीतिक रूप से जागृत हुए हैं, चाहे वो गुजर हो, चाहे वो राजपूत हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी जाति में हो, लेकिन सच बात तो यह है कि वह भी राजनीतिक रूप से जागृत नहीं हुए हैं। उनको केवल जय हो समझ में आ गया है, जय हो करिए बस, केवल यही समझ में आ गया है। और अंतिम रूप से 2-4 साल 5 साल बाद जब वो युवा अगली पीढ़ी में, अगली फेज में आते हैं उम्र के, तब उनको लगता है यार हमारा तो 10 साल जय हो में निकल गया। और जय हो करते करते कितने साल हो गए, क्या बदलाव आया? तो बदलाव आया शून्य। हम लोग जहां पर थे उससे लगातार गिरावट आई है, लगातार गिरावट आई है। आपके दादाजी ने जितनी तकलीफ पाई उससे ज्यादा तकलीफ आपके पिताजी ने पाई, और आपके पिताजी से ज्यादा तकलीफ हम पा रहे हैं, और हमसे ज्यादा तकलीफ हमारी आने वाली पीढ़ी पाएगी, क्योंकि हम सब लोग जय हो में लगे हुए थे। मुझे लगता है कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी, और अगर पहुंची है और मैं कोई बात सच्चाई से आपके सामने रख रहा हूं, तो आप भी यह बात अपने मित्रों के सामने, अपने परिवारजनों के सामने रखिए, जागिए और करिए हिंद की जय। आभार, धन्यवाद, जय हिंद।